चलिए शुरू करते हैं अध्याय 12 न्यायपालिका। न्यायपालिका से जो सवाल बनेगा उसका मैं स्पेशली 2 पार्ट में लाऊँगा। पहले ही बता दे रहा हूँ और कोई भी एग्ज़ाम में देने जा रहे हो, न्यायपालिका तो ज़रूर पढ़ के जाइएगा। तो चलिए पढ़ते हैं और इसे खत्म करते हैं। मेरा नलिनी अकाडमी जीके जीएस के मामले में जाना जाता है। शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन क्या है सुनिए। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन-सी जो है अर्हता अनिवार्य नहीं है? बताइएगा कौन-सा अनिवार्य नहीं है? अगर भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होना है ना, तो क्या अनिवार्य नहीं है? इस 4 ऑप्शन के हिसाब से बताना था। तो इस ऑप्शन के हिसाब से बी ऑप्शन जो है आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये अनिवार्य नहीं है। अब ये अनिवार्य नहीं है, चलिए अब जानते हैं, क्यों नहीं है भाई? भारत के नागरिक होना तो ज़रूरी है। 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक जो है अधिवक्ता रह चुका हो, वैसे व्यक्ति बनेगा, ये भी सही बात है। वह एक पारंगत विधिवेता होना चाहिए। तो ये भी पारंगत मतलब निपुण उसमें होना चाहिए। अब चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो सुनिए, संविधान के अनुच्छेद 124 आर्टिकल 124 अब अनुच्छेद 124 के 3 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए निम्न योग्यताओं मतलब क्वालिफिकेशन का होना आवश्यक है। समझ गए? तो योग्यताओं का होना आवश्यक है। जब वह क्या हुआ? अब चलिए भारत का नागरिक हो। दूसरा 2 या अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक जो है न्यायाधीश रह चुका हो। 5 वर्ष तक तो रहना आवश्यक है। तीसरा 2 या अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। देखिए, उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक का न्यायाधीश हो, रहना ज़रूरी है, रह चुका हो, ठीक है, रह चुका हो। नहीं तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर वाला कि 2 या अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, तभी होगा। 5 वर्ष तक न्यायाधीश और 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। अब बात करते हैं और तो सुनिए, राष्ट्रपति की राय में चौथे नंबर राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेता हो कि अगर या राष्ट्रपति की राय में क्या है कि आपको पारंगत विधिवेता होना चाहिए, एकदम निपुण उसमें होना चाहिए आपको, ठीक है? जस्टिस करने का तरीका होना चाहिए, विधि रूप से होना चाहिए। दूसरा प्रश्न क्या है? सुनिए, दूसरा प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस पर भारित किए जाते हैं? भारित मतलब चार्ज मतलब भरे जाते हैं। मतलब कैसे मिलता है भाई? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते कैसे मिलते हैं? यही पूछ रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर सी भारत की संचित निधि पर होता है, संचित निधि पर आधारित होता है, इसी के माध्यम से मिलता है, ये जान लीजिए। अब कैसे? तो चलिए जानते हैं और भी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन भारत की संचित निधि पर जो है भारित होते हैं, चार्जित होते हैं। उच्च न्यायालय जो है मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य के संचित निधि पर, जबकि पेंशन जो है भारत की संचित निधि पर भारित होता है, मतलब चार्ज होता है। इतना तो जान गए कि सर्वोच्च न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट है, उसका जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उनके वेतन भत्ते की बात हो या पेंशन की बात हो, वो सब जो है भारत के संचित निधि से होता है। क्लियर हो गए? ठीक है। अब उच्च न्यायालय का बात करते हैं, तो उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीशों होते हैं, न्यायाधीशों के वेतन की अगर बात करें और वेतन और भत्ते की बात करेंगे, तो ये करेगा राज्य के संचित निधि। ये तो हम जान गए। लेकिन यहाँ पे सुनिए, जबकि पेंशन की बात होगी, पेंशन की बात होती है, तो मतलब जब होता है पेंशन मिलता है, रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलता है इस तरह का। तो पेंशन की अगर बात हो, तो भारत की संचित निधि पर भारित होती है। ये समझाने के तरीके से मैंने बोला, जैसे रिटायरमेंट होता है तो आपको पेंशन मिलते रहेगा भाई। तो ये जो पेंशन है वो भारत के संचित निधि से होगा। लेकिन वेतन और भत्ते जो कहा जाता है, जो महीने में मिलते हैं, उसका जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राज्य के संचित निधि पर होगा, जबकि पेंशन भारत के संचित निधि पर होगा। तीसरे प्रश्न की बात करें, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर जो है वकालत करने पर रोक है? कहाँ पे ये वकालत नहीं कर सकते? कहाँ पे रोका गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के किसी भी न्यायालय में जो है रोक है, वकालत करने पर रोक है। चलिए अब बात करते हैं। सुनिए, संविधान के अनुच्छेद 124 आर्टिकल 124 7 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 124 के 7 के अनुसार कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है, अगर कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अगर रह चुका है, तो भारत के राज्य क्षेत्र
के भीतर किसी भी न्यायालय में या किसी प्राधिकार के समक्ष वकालत या कार्य नहीं करेगा। चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही साबित, ठीक है, साबित कदाचार अथवा अक्षमता के आधार पर किसके द्वारा हटाया जा सकता है? फिर से सुन लीजिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके या उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही साबित कदाचार अथवा अक्षमता के आधार पर जो है किसके द्वारा हटाया जा सकता है? मतलब कैसे हटाया जा सकता है, ये पूछ रहा है आपसे। तो कैसे? तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी, संसद के दोनों सदनों की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। समझ गए? अगर संसद के दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा के सिफारिश पर राष्ट्रपति हटा देगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। इसमें पढ़ लेते हैं क्योंकि वही रिपीट होगा। देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उन्हीं आधारों और प्रक्रियाओं के माध्यम से हटाया जा सकता है जिससे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हटेंगे, उसी तरह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हटेंगे। ठीक है? मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट के हटते हैं न्यायाधीश, उसी तरह हाई कोर्ट के भी हटेंगे। समझिए? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से जो है क्या किया जाता है? साबित कदाचार या असमर्थता मतलब सक्षम नहीं उनमें, के आधार पर हटाया जा सकता है। असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है, मतलब उनमें सक्षम नहीं है, योग्य नहीं है, उस आधार पर हटाया जा सकता है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 124 के 4 में किया गया है। तो आपसे पूछेगा कि ये जो हटाने की बात कही जा रही है, तो ये आर्टिकल 124 के 4 के अनुसार जो है किया गया है। इसका प्रस्ताव जो है संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। तो 2/3 बहुमत अगर पारित होगा तभी हो सकता है, अन्यथा नहीं। समझ गए? अब देखिए, संसद द्वारा मतलब पार्लियामेंट द्वारा पारित प्रस्ताव को राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए संसद के उसी सत्र में रखा जाता है। जो समय चल रहा है उसी समय, द सेम सेशन के समय कहा जाता है। ठीक है? संसद के में जो है रखा जाता है राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए संसद के उसी सत्र में रखा जाता है, जब बैठक होता है, जो सेशन होता है उसी समय। 5वें प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किन राज्यों में मार्च 2013 में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? ठीक है? निम्नलिखित में से किन राज्यों में मार्च 2013 में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। तो एक बात जान लीजिए, इसमें 3 आने चाहिए, जिसमें मेघालय तो आपका आता ही है और त्रिपुरा, ये 2 हैं। और तीसरा कौन सा होता है? मणिपुर, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो आपका केवल 2 और 4 जो है याद रखिएगा, ये सही है। देखिए, सुनिए, पूर्वोत्तर क्षेत्र की बात करें। देखिए, यहाँ पे 2 तरह से याद करें। पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम 1971, ठीक है? पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम 1971, या ये भी बोल सकते हैं पुनर्गठन, ठीक है? पुनर्गठन अधिनियम 1971, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है? पुनर्गठन अधिनियम 1971, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम 1971 ईस्वी में संशोधन किया गया था इस अधिनियम के तहत, 1971 के तहत करके मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा राज्यों के लिए मार्च 2013 में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। तो एक बात ध्यान रखिए, 2013 में, मार्च 2013 में क्या हुआ? उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। समझ गए? कौन से अधिनियम के तहत? 1971 अधिनियम के तहत। संशोधन भी किया गया इसी के तहत। तो संशोधन करके क्या हुआ कि मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा जो राज्य है हमारा, भारत का स्टेट है, उसके लिए अलग उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ये जान लीजिए, क्योंकि पहले एक ही में था मिला हुआ, गुवाहाटी उच्च न्यायालय में था, जो कि हट गया, वहां से हटाकर इसको नया बनाया गया 2013 में। अब से ध्यान रखना है। अब चलिए, पहले पूर्वोत्तर के जो हैं 7 राज्य, पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य थे, जिसमें गुवाहाटी के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते थे, मतलब गुवाहाटी के उच्च न्यायालय में आते थे, जिसमें मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा देख रहे हैं ना, ये भी आते थे। और 7 में से और कौन आते थे? तो असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये भी आते थे। और ये सब जो हैं गुवाहाटी के उच्च न्यायालय में आते थे। भारत के 7 राज्य ऐसे थे जो कि गुवाहाटी के उच्च न्यायालय से काम होता था, ये जान लीजिए। 7 राज्यों का काम होता था कोई भी। तो अब क्या हुआ कि मेघालय, मणिपुर को अलग कर दिया 2013 में, जो कि अलग उच्च न्यायालय बन गया अधिनियम 1971 के तहत, ये जान लीजिए। तो अब जो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय
कि क्षेत्राधिकार में जो आते थे, उसमें से क्या हुआ कि नए उच्च न्यायालय की स्थापना के पश्चात अब जो है केवल आपको गुवाहाटी उच्च न्यायालय में असम, नागालैंड, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश इसके क्षेत्रीय अधिकार के अंतर्गत शेष रह गए हैं। मतलब अब जो है आपका 4 जो रह गया है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के तहत काम होता है। मतलब असम राज्य का है, नागालैंड का, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब जो है, इसका जो है अगर पूछ दे कि उच्च न्यायालय कहाँ है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। गुवाहाटी से काम होता है। ठीक है, क्लियर हो गए? वर्तमान में अगर देखें, तो वर्तमान में देश में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25 है। तो वर्तमान में प्रेज़ेंट में अभी 25 है उच्च न्यायालय, बस इतना जानना है। छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, संघ राज्य क्षेत्र और क्षेत्राधिकार मतलब उच्च न्यायालय। ठीक है? तो निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, संघ राज्य क्षेत्र और क्षेत्राधिकार। क्षेत्राधिकार मतलब उच्च न्यायालय। तो देखिए यहाँ पे आपको करना है तो पुडुचेरी की अगर बोलें कि उच्च न्यायालय, तो ये हमारा मद्रास है। मद्रास उच्च न्यायालय से काम होगा। पुडुचेरी का जो क्षेत्र है, वो मद्रास के जो उच्च न्यायालय है, वहाँ काम होगा। पुडुचेरी वाले भी वहाँ ही जाएँगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाले लोग कहाँ जाएँगे? इसका उच्च न्यायालय कहाँ है? तो ये कलकत्ता उच्च न्यायालय में है। ठीक है? किसका है? कलकत्ता उच्च न्यायालय में है। लक्षद्वीप की अगर बात करें, तो लक्षद्वीप का बात करते हैं, तो लक्षद्वीप का हमारा केरल में चला जाएगा लक्षद्वीप। दमन और दीव की बात करें तो मुंबई चला जाएगा। ये सब जो है इसका उच्च न्यायालय है। मुंबई में इसका उच्च न्यायालय बना हुआ है इसका। ठीक है? इस क्षेत्र का काम जो भी होगा उच्च न्यायालय मुंबई के काम से होगा, मुंबई के उच्च न्यायालय से, लक्षद्वीप का केरल के उच्च न्यायालय से, पुडुचेरी का मद्रास के उच्च न्यायालय से, अंडमान निकोबार का कलकत्ता के उच्च न्यायालय से काम होंगे। क्लियर हो गया? चलिए, तो यहाँ पे देख लीजिए। पुडुचेरी, पुडुचेरी या पुडुचेरी बोलिए, मद्रास उच्च न्यायालय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कलकत्ता उच्च न्यायालय, लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय तथा दमन एवं दीव मुंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। बस इतना जान लेना है। 7वां प्रश्न क्या है सुनिए। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? बताइए। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी ये बताइए? तो सी सुश्री एम फातिमा बीबी थी। ठीक है? सुश्री एम फातिमा बीबी थी। ठीक है? क्लियर? चलिए जानते हैं। प्रथम महिला न्यायाधीश थी, याद रखिएगा उच्चतम न्यायालय की। एम फातिमा बीबी जो है उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी, ये सब लोग जानते हैं, आपसे भूलिएगा मत। पूछ देगा प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? तो एम फातिमा बीबी हैं, चाहे फातिमा बीबी हैं। इनका कार्यकाल अगर पूछते हैं सबसे पहले कि फातिमा बीबी जो हैं उच्चतम न्यायालय के पद पे जो बैठी थी, इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 6 अक्टूबर 1989, मतलब 6 अक्टूबर 1989 से लेकर 29 अप्रैल 1992 तक था। मतलब 29 अप्रैल 1992 में 1992 तक जो है पद पे रही थी। तो 6 अक्टूबर 1989 से लेके 29 अप्रैल 1992 तक रही थी। फातिमा बीबी अपने जो है उच्चतम न्यायालय के कार्यकाल को संभाली थी, पद पे रही थी। वर्ष 1993 में 1993 को बात करते हैं। वर्ष 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य बनी। किसकी सदस्य बनी? तो मानवाधिकार आयोग की सदस्य बन गई थी। कब? 1993 में। कौन? फातिमा बीबी। 8वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जिसे कैट शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, के जो है निर्णय को जो है उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय को जो है उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, तो कौन से आर्टिकल के तहत? बताइए। तो आर्टिकल जो है अनुच्छेद 323 के क के अनुसार दी जा सकती है। 323 क के अनुसार ये निर्णय या चुनौती दी जा सकती है। अनुच्छेद 323 में 323 के क के 1 के घ द्वारा, मतलब अनुच्छेद 323 है, 323 के क में, क के वो भी 1 में, 1 के घ में द्वारा जो है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इस आर्टिकल के तहत 323 के क के अनुसार अगर बात करें तो याद किया केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती अब दे सकते हैं। जाइए और दीजिए। ठीक है? दी जा सकती है, ये कहने का मतलब है ये नहीं कि हम लोग नहीं जाके देंगे, दी जा सकती है। संविधान के भाग 14 क में, मतलब भाग 14 के क में अनुच्छेद 323 के क, ये तो सही है, दिक्कत नहीं है। ठीक है? आगे बात करते हैं। तो अनुच्छेद 323 के अधिकरणों
का उल्लेख किया गया है। तो भाग 14 के क में अनुच्छेद 323 क और अनुच्छेद 323 ख में अधिकरणों का उल्लेख किया गया है। जान गए? चलिए आगे चलते हैं। इसे मतलब जो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण है उसकी बात हो रही है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है? किसके तहत जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1976 में, इसके तहत जोड़ा गया था। संविधान के अनुच्छेद 323 क के अंतर्गत संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह संघ तथा राज्य के लोक सेवाओं की सेवा और शर्तों से संबंधित विवादों को निपटारे के लिए प्रशासनिक अधिकरणों, ठीक है, की स्थापना का प्रावधान कर सकती है। समझ गए? क्लियर हो गए? मतलब इसमें संघ हो तथा राज्य हो, राज्य की अगर लोक सेवा की बात हो, सेवाओं की बात होगी, तो सेवाओं के शर्तों से संबंधित विवाद अगर हो रहा है, उसको निपटाने के लिए प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना का प्रावधान जो है किया गया है, प्रावधान कर सकती है, ये जान लीजिए। अब कौन से आर्टिकल? तो अनुच्छेद 323 के क के अंतर्गत संसद को अधिकार है, बस इतना ध्यान रखिएगा। संसद को अधिकार है, ये जरूर ध्यान रखना है, ये याद रखना है। यहाँ पे सुनिए, 9वां प्रश्न है, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जिला न्यायालयों की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? तो ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। जिला की बात हो रही है ना, तो भाई राज्यपाल ही करेगा ना, राज्य का राज्यपाल ही करेगा, गवर्नर करेंगे। अब जानिए, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा उस राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात की जाती है। उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात की जाती है। मतलब उच्च न्यायालय से परामर्श होता है, उसके बाद होता है जो राज्यपाल के द्वारा जो नियुक्त किया जाता है, जिला के न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है, वो राज्यपाल के द्वारा ही होगा। लेकिन उस राज्य के जो उच्च न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात होगा। ठीक है? तभी राज्यपाल करेगा। सुनिए, संविधान के अनुच्छेद 233 के 2 के अनुसार, मतलब 233 2 के अनुसार कोई व्यक्ति जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए तभी पात्र होगा, मतलब तभी योग्य होगा जब वह कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। कितने वर्ष तक? अगर जिला का न्यायाधीश नियुक्त होना है ना, तभी आप में योग्य होना चाहिए। आप में वो योग्यता होना चाहिए कि कम से कम आप 7 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुके हो। कहीं भी 7 वर्ष की तक आपको अधिवक्ता बन चुके होंगे तभी। उच्च न्यायालयों के अधीन उच्च न्यायालयों के अधीन एवं उनके नियंत्रण में कार्य करने वाले न्यायालयों को, कार्य करने वाले जो न्यायालय हैं, कार्य करने वाले, यहाँ पे फिर से सुन लीजिए कि उच्च न्यायालयों के अधीन, जो उच्च न्यायालय के अधीन जो हैं एवं उसके नियंत्रण, मतलब उसके कंट्रोल में कार्य करने वाले न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। मतलब उच्च न्यायालय के जो अधीन है एवं उसके नियंत्रण में जो कार्य करने वाले हैं, वो न्यायालयों को जो है अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। उस न्यायालय को हम लोग अधीनस्थ न्यायालय भी कहते हैं, बस इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसके अंडर ही काम करेगा ना। इसका उल्लेख जो है संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 233 से लेके 237 तक किया गया है। किसका? जिला न्यायालयों की बात की गई है। जिला न्यायालय की जो राज्यपाल नियुक्त करते हैं, उसकी बात कही गई है। ठीक है? ये जान गए? तो कौन से? भाग 6 के अनुच्छेद 233 से लेके 237 तक के। जिला न्यायालय 2 प्रकार के होते हैं। जिला न्यायालय 2 प्रकार के बना है। एक आपराधिक न्यायालय बना है, क्रिमिनल कोर्ट कहते हैं, एवं दीवानी न्यायालय बना है, जिसे सिविल कोर्ट कहते हैं। तो आप अच्छे से जानते हैं जिला न्यायालय जो बना है, वो 2 प्रकार के हैं। तो जिला न्यायालय में 2 प्रकार के न्यायालय हैं। कौन-कौन? आपराधिक न्यायालय होता है, क्रिमिनल के लिए क्रिमिनल कोर्ट, एक दीवानी न्यायालय जिसमें सिविल कोर्ट होते हैं। बस इतना जान लीजिए। 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन-सी रीट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती है? बताइए, पदाधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती है। निम्न में से कौन-सी रीट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती है? तो वो है परमादेश। ठीक है? परमादेश। चलिए जानते हैं। देखिए, परमादेश जो है, परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है, मतलब परमादेश का मतलब क्या होता है? सुनिए, हम आदेश देते हैं, यही होता है परमादेश का कहने का मतलब, परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। इसके तहत क्या होता है कि न्यायालय ऐसे किसी भी सार्वजनिक प्राधिकारी या अधिकारी हों तथा न्यायिक निकायों की बात करें, निकायों, ठीक है, निकायों आदि के विरुद्ध आदेश जारी कर सकता है। क्या कर सकता है? आदेश जारी कर सकता है, जो सार्वजनिक कर्तव्यों या कानूनी दायित्वों के पालन की उपेक्षा या इससे इनकार करते हैं। ठीक है? कानूनी दायित्वों, ठीक है, दायित्वों के पालन की
उपेक्षा या इससे इनकार करते हैं, उनके लिए ये कानून बना है, ये जान लीजिए। अगर इनकार करते हैं या पालन की उपेक्षा करते हैं मतलब पालन नहीं करते हैं, उनके लिए। इस रीट के माध्यम से मतलब रीट जारी होगा, ये जान लीजिए। रीट में वही परमादेश जो है। न्यायालय किसी अधिकारी को उसके संवैधानिक तथा कानूनी अधिकारों के प्रयोग के बारे में निर्देश दे सकता है। क्या दे सकता है? इस रीट के माध्यम से क्या होगा कि परमादेश नाम है, तो मतलब आदेश देगा। तो अधिकारी जो भी हैं, उसके संवैधानिक तथा कानूनी अधिकारी में या अधिकारों के प्रयोग के लिए मतलब असंवैधानिक है तथा कानूनी अधिकारों के प्रयोग के बारे में निर्देश दे सकता है, ये जान लीजिए। निर्देश दे सकता है कि वह संविधान या कानून द्वारा उसे सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करे। मतलब उपेक्षा जो कर रहा है उसके लिए कि आपको कर्तव्य है, उससे पालन कीजिए। ठीक है? ये हुआ। रीट जारी करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 मतलब 32, ठीक है? आर्टिकल 32 एवं यहाँ पे देखिए उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 एवं उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को के अंतर्गत प्रदान किया गया है रीट जारी